नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश में इस वक्त संसद से लेकर सड़क तक हंगामा ही हंगामा है। संसद में काम ठप है, लेकिन सड़कों पर जोरदार हंगामा है। संसद से लेकर संभल तक हर जगह एक नया नैरेटिव, एक नई कहानी लिखी जा रही है। कुछ कहानी है जिसमें कुछ हकीकत है, कुछ फसाना है। सवाल बहुत सारे हमारे सामने हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या जो कुछ इस देश में हो रहा है उसमें कितना सच है, कितना फसाना है, जानना जरूरी है। खास करके यह जानना बड़ा जरूरी है कि विपक्ष संसद से लेकर संभल की सड़कों तक जो नैरेटिव गढ़ रहा है, जो नैरेटिव लिख रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। क्या विपक्ष देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? यह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में थे और उन्होंने विपक्ष पर एक जोरदार हमला किया। खास करके उनका इशारा महाराष्ट्र के चुनावों के बाद विपक्ष जिस तरह की बयानबाजी कर रहा उसको लेकर था। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जब वो चुनाव हार जाता है विपक्ष, तो वो इसी तरह से झूठ बताता रहता है, इसी तरह से कहानियां करता है, इसी तरह से देश को गुमराह करता है। पर प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका भी फैक्ट चेक जरूरी है। दो टूक में हम अक्सर सबका फैक्ट चेक करते हैं, तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज कहा कि विपक्ष दरअसल देश को गुमराह कर रहा है, उसका भी फैक्ट चेक आज करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जोरदार हमला रहा विपक्ष पर, उसको सुन लीजिए। आंदोलन पहले भी होते थे, आंदोलन आज भी होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ा बदलाव आप सभी महसूस कर रहे होंगे। भारत की संविधान की भावनाओं के उसे कुचल दिया जाता है। लोकतंत्र की सारी मान मर्यादाओं को अस्वीकार किया जाता है। जो लोग सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, उनके पास केंद्र की सत्ता पिछले एक दशक से वो खो चुके हैं। अब पहले दिन से देश की जनता किसी और को आशीर्वाद दे, इसका गुस्सा जनता के ऊपर भी है। इस स्थिति ने उनके अंदर इतना गुस्सा भर दिया है कि वो देश के खिलाफ साजिश करने में जुटे हैं। सत्ता के ये भूखे लोग जनता से सिर्फ झूठ बोलते आए हैं। जब इनका एक झूठ लोगों पर काम नहीं करता, तो उससे बड़ा दूसरा झूठ गढ़ते हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं को भी झूठा दिलासा देने के लिए यही कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह देश की जनता को गुमराह करके सत्ता पर उनका कब्जा हो, ताकि देश आजाद हुआ तब से आज तक जो लूट चलाने वाला गिरोह है, अलग अलग नकाब पहन करके निकला हुआ एक गिरोह है, उसको देश की जनता को लूटने का एक मौका मिल जाए। तो ये आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। उन्होंने कहा कि जो सत्ता के भूखे लोग हैं वो लगातार देश को गुमराह करते हैं। एक झूठ के बाद दूसरा झूठ आ जाता है, एक झूठ चलता है उसके बाद दूसरा झूठ आ जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो दरअसल इशारा महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी था कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस और पूरा इकोसिस्टम किस तरह से लगातार झूठ पे झूठ कर रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उसके कुछ ही देर बाद, जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फैक्ट चेक होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उसके कुछ ही देर के बाद कांग्रेस की तरफ से एक प्रस्ताव आ गया और कांग्रेस ने खुद इस बात को साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो सही है।
क्योंकि कांग्रेस की आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और इस बैठक के बाद एक प्रस्ताव आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। कांग्रेस का प्रस्ताव आया और कांग्रेस ने अपने इस प्रस्ताव में यह कहा कि जो झारखंड में चुनाव हुआ उसके लिए लोगों को शुक्रिया करा। झारखंड में बहुत बढ़िया चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़िया चुनाव हुआ, क्योंकि दोनों जगह कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टी जीते हैं। लेकिन इसी प्रस्ताव में यह कहा गया कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव हुआ है वहां पर कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार बयानों की बौछार शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है कि हमको एक बार फिर से ईवीएम से एक बार फिर बैलेट की तरफ लौटना पड़ेगा। वो कह रही है कि चुनाव देश में बैलेट पेपर से होने चाहिए। वो प्रियंका गांधी वाड्रा जो अभी 4.5 लाख वोटों से चुनाव जीती हैं, वो कह रही है कि नहीं, ईवीएम ठीक नहीं है, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। जबकि उनके पिताजी राजीव गांधी वो बैलेट पेपर को हटाकर ईवीएम लेकर आए और सोनिया गांधी, प्रियंका के पति राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पिता राजीव गांधी, उन्होंने जब ईवीएम पे जब बैलेट से चुनाव होते थे और बीजेपी 86 लोकसभा सीटें जीत गई तो उन्होंने बोला नहीं, ईवीएम में गड़बड़ है। यानी जब आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, बैलेट पेपर भी ठीक थे जब आप जीतते थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी जीतना शुरू हुई तो बैलेट पेपर में गड़बड़ी हो गई और अब अगर आप फिर से हार रहे हैं तो अब ईवीएम भी गड़बड़ हो गई। तो कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि बैलेट पेपर की वापसी के लिए अब वो देश में आंदोलन चलाएगी। ये कांग्रेस ने साबित कर दिया। जरा देखिए कांग्रेस की जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और उसके बाद क्या कुछ कहा कांग्रेस की तरफ से बाला साहब थोराट ने। चुनाव आयोग के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट तो है ही। जो रेजुलेशन अभी आने वाला है उसमें चुनाव आयोग के रोल पर सवाल उठाया गया है। ईवीएम है सबके मन में है, पूरी जनता के मन में भी चुनाव आयोग के बारे में कंप्लेंट्स है। तो पूरी जनता में, पूरे देश में चुनाव आयोग को लेकर, ईवीएम को लेकर जो है वो लोगों के मन में शक है। ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता और प्रस्ताव बाकायदा पारित कर दिया गया है। ये तो बात चुनाव आयोग की हुई। संसद में जो हंगामा हो रहा है, अडानी के मुद्दे पर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस ने प्रस्ताव में 3 मुद्दे उठाए हैं, उसमें अडानी के मुद्दे की बात कर रही है। कांग्रेस दूसरी तरफ ये कह रही है अपने प्रस्ताव में कि भाई जो मणिपुर में हो रहा है उसको लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही। और तीसरा जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो ये कि देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, संभल में जो कुछ हो उसको लेकर के, कि बीजेपी देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस का एक प्रस्ताव है। अब कांग्रेस कुछ कह रही है, बीजेपी कुछ कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रही है। तो आज 2 टूक में सबका फैक्ट चेक हम करेंगे, तथ्यों पर बात करेंगे, सीधी सपाट बात होगी, 2 टूक बात होगी। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। मैं संसद की भी बात करूंगा और संभल की भी बात करूंगा और साथ साथ ईवीएम और चुनाव की भी बात करूंगा। 5 मेहमान मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं। 5 मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मनीष शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं मनीष शुक्ला। मेरे साथ अजय वर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता अजय वर्मा हैं। अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और स्टूडियो में अनुराग वर्मा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर सुशील पांडे राजनीतिक विश्लेषक लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हैं। 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। तो मनीष शुक्ला जी, कांग्रेस ने कहा है कि ईवीएम को लेकर के, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, उसको लेकर देश में आंदोलन करेगी। राहुल गांधी ने कह दिया है कि ये सब चुनाव जो है, ये सब चुनाव आयोग जो है संदिग्ध भूमिका में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता। और ईवीएम का विरोध केवल ईवीएम का विरोध नहीं है अशोक जी, ये जनमत के विश्वास का विरोध है। जनता जब चुनाव में वोट देने जाती है, बटन दबाती है तो बहुत विश्वास के साथ दबाती है और उसको लगता है कि 5 साल बाद जो अवसर लगा है, इससे अब हम अपना जनप्रतिनिधि सुनेंगे, अपना विश्वास प्रकट करेंगे और हम किस मत को मानते हैं, किस विचारधारा को मानते हैं,
और कौन सी विचारधारा इस देश को आगे ले जाने में सक्षम है, कौन सा दल इस देश को आगे ले जाने में सक्षम है, उस दल को हम अपना वोट देंगे। लेकिन जब जब ईवीएम का विरोध होता है तो जनमत का विरोध होता है और जनता का विरोध होता है, और कांग्रेस उसी पॉलिसी पे चल रही है। और कितना दुर्भाग्य और आश्चर्यजनक है कि एक साथ दो राज्य के रिजल्ट आते हैं। अभी आपने खुद बताया झारखंड में चुनाव ठीक हो गया, उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, वहां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए मैनिपुलेशन हो गया। जम्मू कश्मीर में चुनाव हार गए, वहां तो राष्ट्रपति शासन था, परोक्ष रूप से केंद्र का हस्तक्षेप था। और हरियाणा में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तो हरियाणा में मैनिपुलेशन हो गया। दरअसल कांग्रेस को और पूरे इंडी गठबंधन को देश के संविधान पर भरोसा नहीं रह गया है, देश के संसद पर भरोसा नहीं रह गया है। न्यायपालिका के लिए भी आप सुनते होंगे, इंडी गठबंधन के एक नेता रामगोपाल यादव छोटे छोटे जज देश में आग लगा रहे हैं जी, छोटे छोटे जज देश में आग लगा रहे हैं, छोटे छोटे जज देश को जला देंगे, छोटे छोटे न्यायालय। ये जो इनके मन में बसा है कि इनके अलावा सब छोटे छोटे लोग थे जी, ये कैसे सरकार में आ गए, ये कैसे जज बन गए, ये कैसे इस जगह पे आ गए, बिना गांधी नेहरू गांधी परिवार के तलुए चाटे बिना कैसे लोग आज व्यवस्था को चलाने में, भारत को चलाने में भागीदार बन रहे हैं, ये इनको पच नहीं रहा है। तो ये हिट एंड रन पॉलिसी पे चल रहे हैं। ओके, आप कह रहे आरोप लगाओ, ठीक है, आप कह रहे हिट एंड रन पॉलिसी है विपक्ष की, और जैसा मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा गुमराह कर रहे हैं, और मैंने कहा गुमराह करने के भी कई इशू हैं, तमाम इश्यूज पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। मैं तो साफ साफ कहता हूँ दो टूक चर्चा होनी चाहिए। मेरे मित्र अजय जी हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, उनका फेवरेट डायलॉग है झूठ बोलो, बार बार बोलो, हर बार बोलो, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं, और उसके बाद वो ये डायलॉग बोलते हैं, उसके बाद दो चार झूठ भी बोल देते हैं। तो आज कोशिश करेंगे अजय वर्मा जी, देखते हैं कुछ सच कौन बोलता है। मुझे अजय वर्मा जी पहले छोड़िए सब झूठ सच छोड़िए, मुझे आपका कांग्रेस का जो आज प्रस्ताव वो पढ़ के बड़ा मजा आया। मतलब जहां जहां जीते वो कहावत है, आप तो उत्तर प्रदेश के अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ी अच्छी कहावत है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। जहां हम जीत रहे हैं वाह, वहां जनता जनार्दन कितनी अक्लमंद है, जनता जनार्दन कितनी सही है, वहां तो भाई जनता का शुक्रिया। लेकिन जहां हम हार गए वहां जी ईवीएम, चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिया, ईवीएम ने गड़बड़ कर दिया। मतलब इतना डबल स्टैंडर्ड कहां से लाते हैं सर? अशोक जी, सबसे पहले तो आपने जो कुछ लोकाक्ति होती है ना, मुहावरे, वो रट रखे हैं, उसके लिए आप धन्यवाद, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, वो रटे हुए हैं आपके पास। नरेटिव, ईवीएम, कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के बिना आपको और भाजपा को ना खाना हजम होता है, ना चैनल की टीआरपी बढ़ती है, और वैसे कांग्रेस हटाओ, ना नेहरू जी का नाम बोलते, ना राहुल जी का, ना गांधी परिवार का, ना कांग्रेस का। अरे सर नहीं लेंगे तो आप लोग कहेंगे राहुल जी का नाम नहीं लेते, इसलिए हम तो फिर आप कहते हो राहुल जी की बात नहीं करते, हम तो राहुल जी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आपको तो आप तो जान के एजेंडे के तहत देते हैं, ये सिस्टम है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मेरे ज्ञानी दोस्त भाजपा के प्रवक्ता एक लिखी हुई सीडी लाए थे और उसका वाचन कर रहे थे कि भाई ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। देखिए, इस देश की आप भौगोलिक स्थिति और दूसरी स्थिति समझिए कि कितना है। 32,83,700 कुछ किलोमीटर में फैला हिंदुस्तान है, जिसमें नदियां, पहाड़, मंदिर, शिवालय, सब कुछ है। लेकिन 145 करोड़ के इस देश में भारतीय जनता पार्टी केवल अपना एजेंडा, अपना सिस्टम, अपना सेटअप चाहती। अरे लोकतंत्र में अशोक जी आपको अपनी बात रखने का अधिकार, बीजेपी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर हम कोई बात रखते हैं तो वो नैरेटिव है, झूठ है, तथ्यों से परे है, फैक्ट चेक होगा। चूंकि ये आप लोगों का एक सोची समझी रणनीति के तहत ये क्रोनोलॉजी है सरकार की, और आप लोगों की मजबूरी है। हम ये जो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, 70% विपक्ष कह रहा है, और 156 कंट्रियों में भी चुनाव बैलेट से हो रहा है। तो ना कर ना डर, आप क्यों नहीं बैलेट से कराना चाहते? आप तो राजा हैं। तो प्रजा की बात सुनिए, प्रजा जहां सुखी नहीं है, जब प्रजा ये कह रही है कि साहब बैलेट से करा लीजिए, तो न कर न डर, आपको बम्पर मेजोरिटी मिल रही है, 2/3 मिल रही है, वो तो शुक्र है। ईवीएम से हो गए नहीं, 140 पे ही रह जाते हैं 240 की जगह। और अभी तो चूंकि हारे हैं आप, एक सिस्टम के तहत सैटेलाइट सेट है कि छोटे छोटे राज्य जैसे कश्मीर दे दीजिए, झारखंड दे दीजिए,
लेकिन हरियाणा ले लीजिए अच्छा, के तहत। हरियाणा बहुत बड़ा राज्य है ना, बैटरी। हरियाणा बहुत बड़ा। आप बड़ी 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 इंटरेस्टिंग बात की आपने कि छोटे छोटे राज्य जो है वो बीजेपी को दे दो, और हरियाणा जैसा जो विशालकाय राज्य है वो जो है छोटे छोटे राज्य विपक्ष को दे दो। झारखंड बड़ा छोटा सा राज्य है, जम्मू कश्मीर बड़ा छोटा सा राज्य है, कर्नाटक बड़ा छोटा सा राज्य है, तेलंगाना बड़ा छोटा सा राज्य है। तो बीजेपी ने, चुनाव आयोग ने एक साजिश के तहत ये छोटे छोटे राज्य जो है कांग्रेस को दे दिए, और विशालकाय हरियाणा प्रदेश जो है वो बीजेपी की झोली में डाल दिया। कहां से लाते हैं इतना डबल स्टैंडर्ड सर? ये मैं बीजेपी प्रवक्ता के बीच में बोला नहीं था। अरे मैं सुनिए ना, अरे एक मिनट रुकिए, मैंने आपको सुनिए, मैंने मनीष जी की भी सीडी सुनी 2 मिनट आपकी सीडी भी सुनी, ठीक है ना। अब आपने सुनिए ना, मैंने आपकी 2 मिनट 2.5 मिनट सीडी सुनी। अब मेरे सवाल पे भी आ जाइए ना जरा। मैंने कहा इतना डबल स्टैंडर्ड लाते कैसे है कि जहां राज्य में आप जीत जाए वहां बढ़िया सब कुछ है, सब कुछ चकाचक है, सब कुछ बढ़िया है, चंगा है, लेकिन जैसी चुनाव हारते हैं वहां पे जो है आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दी, ईवीएम। मैं यही पूछा इतना डबल स्टैंडर्ड कहां से लाते हैं सर? बात का तो जवाब दे रहा था तो आपका टेप। अरे तो आपने जवाब किया, अब आपका जवाब दुरुस्त कर लीजिए। आपने कहा कि बड़े बड़े राज्य जो है वो बीजेपी ले जाती है, हरियाणा जैसा बड़ा राज्य, छोटे छोटे राज्य आपकी झोली में कर्नाटक जैसे डाल देते हैं। जब आप सुनने का ही प्रयास नहीं करेंगे, पूरा सेंटेंस बीच में उठा लेंगे। अरे जो इकोनॉमिक कैपिटल है महाराष्ट्र, जैसे हरियाणा जिसकी आर्थिक व्यवस्था दिल्ली से लगा हुआ है, वो बड़े दिस इज द परिभाषा ऑफ द, ये नहीं है। तो ये सिस्टम है। और कर्नाटक तो कंगाल है, पंजाब एक कर्नाटक तो कंगाल है, तेलंगाना तो कंगाल राज्य है, कर्नाटक और तेलंगाना, कर्नाटक और तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र में हुआ वैसे अब आपके हिसाब से अगले चुनाव में हिमाचल भी बीजेपी को मिलना चाहिए, क्योंकि वो कंगाल था नहीं, पर आपने उसको कंगाल बना दिया है। तो अगले चुनाव में कंगाल राज्य बीजेपी के पास चला जाएगा। अरे कंगाल जब खाली करके अडानी साहब को सेब की खेती दे दोगे, सारा पैसा इधर ट्रांसफर कर लोगे, तो हमें कंगाल ही मिलेगा। अब सुन लीजिए, एक सुझाव मैंने अपने कांग्रेस के बड़े नेता और आपके चैनल से 140 करोड़ लोग और डीडी न्यूज के डायरेक्टर साहब को देना चाहता हूँ, डायरेक्टर जनरल को, कि इस देश में अगले चुनावों में कांग्रेस पार्टी से मैंने कहा है अपने नेताओं से कि आप बहिष्कार करिए, बिल्कुल चुनाव मत लड़िए, जैसे बांग्लादेश में हुआ था कि बांग्लादेश में चुनाव वो लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करा, 70% मेजोरिटी से। सुनो भैया, बीच में मत बोलो, थोड़ी देर बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के समर्थक ना बोले तो अच्छा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के समर्थक ना बोले तो अब मुझे लगता है हो गया। सुनिए, सुन लीजिए, फाइनल देखिए, हमने कहा है 70% लोग जो हैं, अरे प्रज्वल रेवन्ना के पीछे आ गए, ये प्रज्वल रेवन्ना की विचारधारा के लोग। चलिए, हो गया सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए। मैं यहाँ पर दो तीन फैक्ट्स रख दूं, क्योंकि मैंने कहा था 2 टूक बात होनी चाहिए। मैं 2-3 फैक्ट्स रख दूं। पहला फैक्ट नंबर 1, इस देश में ईवीएम जो आया, सुनिए अजय जी, अब सुनिए इस सवाल के बाद मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं सवाल पर आता हूं। पहला फैक्ट नंबर 1, रुकिए अजय जी, सवाल सुन लीजिए। पहला फैक्ट नंबर 1, इस देश में ईवीएम को राजीव गांधी लेकर आए, संविधान संशोधन करके राजीव गांधी ईवीएम को लेकर आए, क्योंकि जब बीजेपी को 80+ सीटें मिली तो राजीव गांधी को लगा कि बैलेट पेपर में तो धांधली होती है, इसलिए वो बीजेपी को हराने के लिए वो ईवीएम लेकर आए। और आज जो है ईवीएम की विदाई की बात कर रहे हैं। पहला फैक्ट नंबर 1। दूसरा फैक्ट नंबर 2, ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने, भारत के चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी थी। सिर्फ भारत के विपक्ष को नहीं, दुनिया भर के लोगों को कहा था कि खुली चुनौती है, आइए और आ करके इसको जो है हैक करके दिखाइए। एक आदमी नहीं पहुंचा, जो आदमी पहुंचा उसने फिर कहा जी हम तो देखने आए थे, जैसे वहां पे जो है अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान की फिल्म चल रही थी, तो हमने कहा जी हम तो देखने आए थे जी, हमें तो कोई ईवीएम को लेकर कुछ नहीं कहना। यह विपक्ष का हाल है। और तीसरी बात, अब तक जो है कम से कम 40 बार जो है इसको लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं देश की अदालतों में, और कुल मिलाकर 250 से ज्यादा बार, 1 2 3 4 5 6 बार नहीं, 250 से ज्यादा बार यह बात लेकर के ईवीएम में गड़बड़ है, चुनाव आयोग ने गड़बड़ की, इस सब को लेकर विपक्ष जो है बार बार अदालतों में जाता रहा, और अदालतों ने बार बार यह कहा है कि भाई हर बार जो है वो मुंह उठा के मत आया करो कि सुबह उठकर आप चुनाव हारे और ईवीएम को लेकर आ गए।
कोर्ट ने कहा कि कोई फैक्ट्स लेकर आया करो, और अभी 4 दिन पहले ईवीएम को लेकर एक याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप जीतते हैं तब आपको ईवीएम बड़ी अच्छी लगती है, जैसी हारते हैं ईवीएम की छाती पीटते हुए कोर्ट में आ जाते हैं। ये मैंने नहीं कहा, अशोक श्रीवास्तव ने नहीं कहा, नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, ये किसने कहा है? देश की अदालत ने कहा है। और अब आपको एक और झूठ बता देता हूं विपक्ष किस तरह से नैरेटिव करता है। एक वायर नाम का पोर्टल है, प्रोपेगेंडा वेबसाइट है वायर। उस वायर के संपादक ने एक खबर पहले चलाई, और वो खबर ये चलाई कि महाराष्ट्र के चुनाव में टोटल जितने वोट हैं उससे 5 लाख ज्यादा वोट पड़ गए। यानी महाराष्ट्र में 6 करोड़ कितने वोट हैं, उसमें से 5 लाख ज्यादा वोट पड़े। तो पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि 5 लाख वोट ज्यादा पड़ गए और यही बीजेपी ने गड़बड़ कर, चुनाव आयोग ने गड़बड़ करा दी, इसलिए जीत गए। लेकिन बाद में जब चुनाव आयोग ने काउंटिंग करवा दी ना, तो वायर के संपादक ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन वो ट्वीट शिवसेना उद्धव ठाकरे की नेता जो हैं, उसके बाद वो उन्होंने उस ट्वीट को चलाया, फेक न्यूज पकड़े जाने के बावजूद चलाया। ये साबित होने के बाद आप झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद चलाया। और उसके बाद कांग्रेस प्रोपेगेंडा का, कांग्रेस इकोसिस्टम का एक यूट्यूबर आया और उसने उसके ऊपर एक घंटे के पूरा यूट्यूब बना दिया, और आज उसके 10 लाख से ज्यादा उसके व्यू हो चुके हैं। अब आप सोचिए इस देश में झूठ कैसे फैलाया जाता है। एक वायर आएगा, झूठ ट्वीट करेगा, उसके बाद वो डिलीट कर देगा, पकड़ा जाएगा झूठ, तो उसके बाद वो नेताजी आगे बढ़ा देंगे, उसके बाद उसके ऊपर यूट्यूब बन जाएगा और 10 लाख से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाएंगे आप लोग। तमाशा बना रखा है आप लोगों ने इस देश में, लोगों को बेवकूफ समझते हैं आप लोग। कभी यूट्यूबर लाएंगे, कभी वायर लाएंगे, कभी प्रिंट लाएंगे, झूठ पे झूठ, और एक झूठ पकड़ा जाता है, तब यहां पर आकर आप गाल बजाते हैं। हिम्मत है तो एक सच का जवाब दीजिए, क्यों नहीं आप ईवीएम को हैक करने गए? क्यों नहीं गए ईवीएम को हैक करने? इस देश की लोकतंत्र की रक्त रंजित कर रखा है, पत्रकारिता को। अब सुनिए अजय वर्मा, भाषणबाजी मत करिए, अब मेरे फैक्ट का जवाब दीजिए। इनमें से 1 मिनट अजय वर्मा, आवाज बंद कीजिए अजय वर्मा की। भाषणबाजी नहीं सुननी मुझे, अगर फैक्ट है तो जवाब दीजिए। मैंने जो कहा उसके जवाब में आपके पास एक तथ्य है। बताइए ईवीएम को लेकर के हैक करने क्यों नहीं गए थे? बताइए सुप्रीम कोर्ट क्यों बार बार आपकी पिटीशन रिजेक्ट कर देती है? बताइए क्यों राजीव गांधी जो है ईवीएम को लेकर आए थे? बताइए क्यों वायर ने झूठ फैलाया? बताइए क्यों आपके नेताजी उस झूठ को बढ़ाते हैं? बताइए आज उस झूठ पर आप शर्मिंदा है कि नहीं है? जवाब दीजिएगा, बोलिए। सुनने का मादा रखिए, फैक्ट्स पे बोलिएगा, भाषण मत दीजिएगा। फैक्ट्स नहीं, आप सुनने का मादा रखिए, फैक्ट्स पे बोलिए। 2 मिनट दूंगा, सुनने का मादा रखिए, 2 मिनट दूंगा, फैक्ट्स पे बोलिए। जीबीएल नरसिम्हा ने तो एक किताब लिखी थी, बंद करिए अखिलेश कटियार, हो गया। जीवीएल नरसिम्हा राव ने जो किताब लिखी थी उसको लेकर बीजेपी अपना स्पष्टीकरण दे चुकी है, और उसके बाद बीजेपी अपनी पोजीशन से वापस आ चुकी है। जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब लेकर आप गए थे क्या? बंद करिए अखिलेश कटियार। 37 सीटें जीते उत्तर प्रदेश में, तब ईवीएम बड़ा बढ़िया था। आज ईवीएम 7 में से 9 हार गए तो ईवीएम गड़बड़ हो गई। अशोक जी, बातें आराम से भी हो सकती हैं, यहाँ तो सब समझदार टाइप के लोग हैं यार। इतना चीखने चिल्लाने से कोई मुद्दा तो बदल नहीं जाएगा। तो प्यार से बात करें, लोग भी देख रहे हैं, और सलीके से बात हम आपस में रख सकते हैं। मुझे लगता है इतना शब्दकोश हम में से सबके पास है। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, 1 मिनट रुकिए, जब हम 37 सीटें, एक मिनट रुकिए, मैंने कौन सा आप शब्द बोल दिया इसमें? हम कह रहे हैं कि आराम से बात कर लेते हैं। आराम से बात कर रहा हूं अशोक जी, आपकी बातों में उत्तेजना दिख रही है। उत्तेजना मुझे है नहीं, सुनिए ना अखिलेश जी, मेरी बात सुनिए। अखिलेश जी सुनिए, अखिलेश जी मेरी बात सुनिए। नहीं सुनिए अखिलेश जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। उत्तेजना है, जानते हैं उत्तेजना क्यों है? इसलिए उत्तेजना है क्योंकि आपके नेताजी कहते हैं कि देश के छोटे छोटे जज देश को जला रहे हैं। तब आप लोगों को शर्मिंदगी नहीं होती? आपको मेरी उत्तेजना से शर्मिंदगी हो रही है? नहीं, मुझे बुरा लग रहा है भाई, मुझे बुरा लग रहा है आपका बिहेवियर देख के। मेरा बिहेवियर? अच्छा चलिए, ओके। अब अखिलेश जी छोड़िए ईवीएम। आपको मेरा बिहेवियर गलत लगा तो आपसे एक सवाल पूछता हूं। अब आपसे एक सीधा सवाल, आपको मेरा बिहेवियर गलत लगा, अब अखिलेश जी को, सिर्फ अखिलेश कटियार जी को लाइए, बड़े प्यार से आपसे सवाल पूछूंगा, और अगर शर्मिंदगी हो तो माफी मांग लीजिएगा। सिर्फ अखिलेश कटियार जी को दिखाइए स्क्रीन पर, सिर्फ अखिलेश कटियार जी को। अखिलेश कटियार जी के नेता हैं, सिर्फ अखिलेश कटियार जी को लाइए स्क्रीन पर। अखिलेश कटियार जी के नेता हैं माननीय मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी का आज दोपहर का ये ट्वीट है, और ये मैं ट्वीट आपको पढ़ के बताता हूं।
देश भर के जैन समाज में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है कि उनके पूजा स्थलों और तीर्थों को कुछ बहुसंख्यक प्रभुत्ववादी लोग लगातार अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। ऐसे कुप्रयासों से शांति प्रिय अहिंसक अल्पसंख्यक जैन समाज में चतुर्दिक असंतोष जन्म ले रहा है। ये तमाम चीजें ट्वीट लिखने के बाद वो कहते हैं कि जैन समाज के जो धर्म स्थल हैं उनके ऊपर कुछ बहुसंख्यक प्रभुत्व वाले लोग कब्जा कर रहे हैं, और वो इस खबर को ट्वीट करते हैं। ये खबर क्या कहती है? खबर कहती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज जैन्स ओवर सेक्रेड साइट्स ऑफ माउंट गिरनार माउंट्स। तो वो ये खबर को ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव, और इसको लेकर वो सरकार पर निशाना बनाते हैं और वो हिंदुओं और जैनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, ये खबर 6 साल पुरानी है। अखिलेश यादव जी ने, मैंने इसीलिए कहा कि ये जो गुमराह करता है ना विपक्ष, वो विपक्ष, ये खबर 6 साल पुरानी है। और आपको 6 साल पहले की खबर की आपको ये भी दिखा देता हूं। जब ये खबर आई थी, जब गिरनार में ये हुआ था, गुजरात में हुआ था, तब उस वक्त 6 साल पुरानी नहीं, माफ कीजिएगा, ये 2006 की खबर है। और उस वक्त जो है गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी, मेरे पास ये खबर है जिसमें गिरनार पर जैनियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, नरेंद्र मोदी तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री। और ये 2006 की खबर आज हिंदुओं के बीच, हिंदुओं और जैनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए, हिंदुओं और जैनियों को, हिंदुओं को बांटने के लिए अखिलेश यादव आज ये ट्वीट करते हैं। और अभी भी उनके ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट बरकरार है, जबकि इसका फैक्ट चेक हो चुका है। उसके बावजूद अखिलेश यादव ने इस ट्वीट को डिलीट नहीं किया। बोलिए। तो आपका सवाल पूरा हो गया? मेरा सवाल, अब इसका जवाब दीजिए, ये क्यों हो रहा है? हाँ, मुझे लगा कि इतना समय हमें भी मिलेगा जितना आपने अपने खुद में बोलने पे लगाया। अगर इसका फैक्ट है तो आपको उतना समय दूंगा, फैक्ट पे बोलिए। फैक्ट पे बोलने के लिए आप एग्जाम लेने के लिए नहीं बैठे हैं अशोक जी, और हम एग्जाम देने के लिए नहीं बैठे आपके। तो आप भाषण देने के लिए भी नहीं बैठे हैं, मैं सवाल पूछने के लिए बैठा हूं अखिलेश जी। हाँ, ठीक बात है, आप जनता के सवाल करें। हाँ, मैं जनता का सवाल कर रहा हूं कि ये हिंदुओं और जैनों के बीच भेद पैदा करने के लिए ये 2006 की खबर आज क्यों चलाई अखिलेश यादव जी ने? हाँ, मुझे बड़ी खुशी हो अशोक जी कि जितनी मुखरता से आप विपक्ष से सवाल करते हैं, काश इसके आधी पर्दी मुखरता से जनता के सवाल कभी भाजपा से भी कर ली। ये जनता का सवाल नहीं है, इस देश के हिंदुओं को बांटने की कोशिश। मैं बोल रहा हूं ना अशोक जी, जितनी ईमानदारी से सरकार के सवाल करते हैं इस देश में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में बयान दिया कि इस तरीके से विपक्ष करता है, किन किन मुद्दों पे बीजेपी वादे करके वो आश्वासन देके सत्ता में आई, वो भी सवाल कभी पूछ लेते इतनी मुखरता से। हमें भी अच्छा लगता है कि आप निष्पक्ष हैं। और दूसरी बात, इस देश में अल्पसंख्यक समाज के साथ इस देश में क्या हो रहा है अशोक जी, कौन नहीं जानता है। सरकार का जो रवैया है किसके साथ कैसा है, कहां पे किस तरीके से हो रहा है। आपने शुरू में हमारे नेता माननीय रामगोपाल जी को लेकर एक बयान जारी कर दिया। अखिलेश कटियार जी, आपसे बड़ी विनम्रता से सवाल पूछा था, मैंने आपको रोक इसलिए नहीं रहा, नहीं तो फिर आप लोग विक्टिम कार्ड जेब से निकालेंगे कि हमें बोलने नहीं देते। मैं इसलिए रोक नहीं रहा था, लेकिन मैंने आपको जितना बोलने दिया, मैंने आपको जितना बोलने दिया, उसमें आपने एक बार भी, नॉट ए सिंगल टाइम, आपने इस झूठे ट्वीट का जिक्र किया। बताइए ना, इस पर जवाब दीजिए ना। आप शब्द अपने मेरे मुंह पे को थोड़ी डाल के हमें बुलवाएंगे कि आप जो चाहेंगे मैं वो बोलूंगा। बस बिल्कुल, आप जो लिख कर रहे हैं वो बोलेंगे। अगर मैं सवाल पूछूंगा उस सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप मैथ्स की तैयारी करके आए हैं, मैंने आपसे सवाल जो है इंग्लिश में पूछ लिया, आपने कहा मैं इंग्लिश में क्यों बोलूं, मैं तो मैथ्स की तैयारी करके आया हूं, मैं तो 2/2 4 बताऊंगा जी। आज जो सवाल आपने शुरू में माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण से मैंने आपसे सवाल पूछा, ये ट्वीट क्यों किया गया कि इतने लाख रुपए खाते में, मैंने आपसे सवाल पूछा। मैं तो यही कह रहा हूं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं विपक्ष, सुनिए ना अखिलेश जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं विपक्ष, प्रधानमंत्री ने यही कहा ना कि विपक्ष जो है गुमराह कर रहा है, और गुमराह करने का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। मैं यही कह रहा हूं ना, विपक्ष के गुमराह करने का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा कि 2006 की खबर आज वो ट्वीट करते हैं कि हिंदू और जैन जो है, हिंदू जो है जैनों के उस पर कब्जे कर रहे हैं। तो मुझे बताइए ना, 2006 की खबर अगर आज ट्वीट की जाएगी अखिलेश यादव के हैंडल से, तो क्या मीडिया इस पर सवाल भी ना पूछे? जी बिल्कुल पूछना चाहिए। मीडिया का काम है जनता से जुड़े हुए सवालों को पूछना। लेकिन मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी बैठे हैं, कि इस देश की जनता को गुमराह किसने किया है? इस देश की जनता को हम ये कर देंगे, 15-15 लाख लाएंगे, काला धन लाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे,
किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। ये गुमराह नहीं लगता अशोक जी? ठीक है, ठीक है, आपके तीन लगता सवाल, नहीं लगता। ठीक है, आप ओके प्लीज बताइए एक ओके, बात मुझे। आपके तीन आपको सवाल, ये गुमराह लगता ओके, है या नहीं आपके लगता है? तीन सवाल तीनों मनीष जी से पूछूंगा। मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं मनीष जी के पास जा रहा हूं आपके तीनों सवाल लेके। गुमराह किसने किया ये भी बोल दें। हाँ, ये भी पूछूंगा। पहले ये बताइए, ये ट्वीट गुमराह करना है कि नहीं है, अखिलेश जी का ये ट्वीट? देश में इस देश वर्तमान की जो भारत की जो सरकार है सर, डबल भारत इंजन सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश अखिलेश की जी के सरकार ट्वीट पे है। सवाल कर रहा हूं। ये जो इस समय वर्तमान में जो इस समय सरकार ने, इस समय वर्तमान सरकार नहीं, अखिलेश जी के ट्वीट पे सवाल कर रहा हूं। 7वीं बार सवाल है आपसे सवाल अशोक जी। लेकिन इस समय जो चारों तरफ, इस समय चारों तरफ नहीं, इस समय अखिलेश यादव जी के ट्वीट पे सवाल कर रहा हूं। 8वीं बार। अगर सिख आंदोलन करते तो खालिस्तानी हो जाते। कृषक आंदोलन खालिस्तानी नहीं, आपसे सवाल कर रहा हूं। 9वीं बार, आप समझिए, 9वीं बार सवाल कर रहा हूं। अखिलेश जी का ट्वीट सही है क्या? लेकिन जो सरकार का रवैया, अरे सरकार नहीं, 10वीं बार अखिलेश यादव जी के ट्वीट पे आपसे सवाल कर रहा हूं। 10वीं बार, 10वीं बार अखिलेश यादव जी के ट्वीट पे आपसे सवाल कर रहा हूं। 10वीं बार, 20वीं बार भी करिए ना। हाँ, ओके, जो हम सवाल चलिए, हो कर गया, रहे हैं, शुक्रिया, वो सवाल शुक्रिया। भी उत्तर चलिए, दीजिए एक अब मैं बार। आगे बढ़ता हूं। अखिलेश कटियार जी से मैंने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा 20 बार भी पूछोगे मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जवाब है ही नहीं। और ये जो कुछ मैं दिखा रहा हूं आपको, दस्तावेज के साथ दिखा रहा हूं। आप जाइए अखिलेश यादव जी के ट्विटर हैंडल पर, आपको ये दस्तावेज अभी भी मिलेंगे, ये ट्वीट अभी भी मिलेगा। 5 घंटे पहले ये ट्वीट किया गया था, और 5 घंटे से करीब करीब 200-400 लोग अखिलेश जी से पूछ चुके हैं कि भाई साहब ये 2006 की खबर को ट्वीट क्यों कर रहे हैं। लेकिन ना अखिलेश यादव जी ना समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल इस ट्वीट को डिलीट करने के लिए तैयार है। और अभी अखिलेश कटियार जी कह रहा है 20 बार पूछिए। और मैं अखिलेश जी की मैं समझता हूं, उनकी ये मजबूरी समझता हूं। उनके नेताजी हैं, वो कैसे कुछ बोल सकते हैं। अखिलेश कटियार जी एक प्रवक्ता हैं, और अखिलेश यादव जी नेता है, मैं समझता हूं। लेकिन मैंने कोशिश की, और मैं इसीलिए चाहता था दर्शक ये समझ लें कि 20 बार भी आप इस सच पे पूछोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गुमराह तो कर रहे हो ना आप, गुमराह तो आप कर रहे हो, एक बार नहीं बार बार कर रहे हो, बार बार गुमराह कर रहे हो। इस तरह के झूठे ट्वीट करके, जज लोग देश में आग लगा रही है कहकर, इस तरह से आप गुमराह करोगे तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन ठीक है, आपके सवाल हैं, वो मनीष जी से पूछूंगा। मनीष जी, आप लोगों ने 15 लाख नहीं लाए, आप लोगों ने ब्लैक मनी खत्म करने का वादा किया था, आप लोगों ने किसानों की आमदनी, ये आप लोग भी तो गुमराह कर रहे थे लगातार, आपने भी गुमराह किया। आप में और उनमें फर्क क्या है? वो झूठे ट्वीट करके गुमराह करते हैं, वो झूठे ईवीएम की वो आप लोग चुनाव में झूठे वादे करते हैं। अशोक जी, मैं आपको बताता हूं, 2013 अक्टूबर में माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कानपुर में उनकी पहली रैली थी चुनाव अभियान की, जहां उन्होंने कहा कि देश का इतना धन बाहर है कि अगर उससे इतने स्कूल बना दें, अगर वापस आ जाए, इतनी सड़कें बन सकती हैं, इतने प्रोजेक्ट लग सकते हैं, या देश के प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपया जा सकता। ये उनका पूरा बयान था। ये उसी तरह से है जैसे अखिलेश यादव ने उपचुनाव उत्तर प्रदेश में जब हो रहे थे तो एक 28 सेकंड का वीडियो डाला जिसमें एक पुलिस वाला पिस्तौल लिए खड़ा था, बड़ा हाहाकार मतलब मचा कि लोकतंत्र लुट गया। बाद में जब पीछे का वीडियो आया तो लोग जान गए। इसी तरह उस बयान को ये लोग लेके दौड़ते हैं। उन्होंने एग्जैक्टली कहा था इस बात को, कानपुर में पहली बार कहा था। एक मिनट आपको रोक रहा हूं, अखिलेश जी का ट्वीट हटा दीजिए, वो झूठ एक्सपोज हो चुका है और समाजवादी पार्टी उस पर सरेंडर कर चुकी है, हटा दीजिए, वो इशू सेटल हो चुका। मुझे लगता है कि कम से कम अखिलेश कटियार जी अब यहां से जाकर डिबेट से जाकर मीडिया सेल को बोलेंगे अखिलेश जी का ये ट्वीट डिलीट करवा दीजिए, 2006 का ये ट्वीट है। चलिए आगे चलिए जी, मनीष जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए अशोक जी, दूसरी बात देखिए, एक नैरेटिव कैसे लोग बनाते हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका में जब नहीं मनीष जी, दूसरे सवाल का जवाब आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था ब्लैक मनी को लेकर के और किसानों की दोगुनी आय, इस पर आप लोग क्यों नहीं, आप लोग गुमराह कर रहे हैं। देखिए 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की अगर बात करें तो 10 साल सरकार हमारी बने हुआ, अगर हम पूरा जोड़े तो रोजगार का सृजन करीब 26 करोड़ रोजगार का सृजन प्राइवेट सेक्टर में, निजी सेक्टर में, या लोगों को जिस तरीके से तमाम प्रकार के लोन देके उनको रोजगार देने वाला बनाया गया, तो करीब 26 करोड़ का सृजन हुआ है। लेकिन देखिए, देखना इनको अपने चश्मे से है। अभी उत्तर प्रदेश में
जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो 3 लाख रोजगार इन्होंने दिया था 5 साल में, और वो भी किस तरीके से दिया था कि 5 के 5 आयोगों को भंग करना पड़ा था, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भंग करना पड़ा था। लेकिन कुछ बातें और भी कहना जरूरी है। श्रीलंका को हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से ज्यादा बताकर छाती पीट रहे थे ये कांग्रेसी, अजय वर्मा जी जैसे लोग। बाद में श्रीलंका का क्या हुआ? अभी बांग्लादेश का भी बड़ा गुणगान किया जाता था। सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश की क्या स्थिति है? तो ये इंडेक्स दिखा के, कभी कभी अमेरिका और ब्रिटेन में कुछ खबरों को छपा के यहाँ भारत की संसद को ठप करने का एक नैरेटिव चलाने का प्रयास है। अभी आपने बताया ही कि मुंबई में वायर ने खबर छापी जिसको शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने उसको बढ़ाया। तो इस तरह की परिस्थितियां ये लोग पैदा करते हैं। और किस तरह से प्यार है बांग्लादेश का पाकिस्तान का अजय वर्मा जी और कांग्रेस के मन में, जो चाहते हैं कि भारत की परिस्थिति भी उसी तरह से हो जाए, यहाँ उसी तरह से कंगाली भुखमरी हो जाए। और जब कंगाली भुखमरी आतंकवाद बढ़ता है तभी कांग्रेस का फलना फूलना तय होता है। तो उसी तरह की परिस्थिति का निर्माण चाहते हैं। ठीक है, देखिए बेसिक बात क्या है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको सबको चुभते हैं और हम उन सबसे सवाल पूछेंगे और सबके इशू उठाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसान, खालिस्तान, किसानों पर मैं 36 बार डिबेट कर चुका हूं, 36 बार डिबेट कर चुका हूं। लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूं, ये जो ईवीएम की कहानी आई, सड़क संसद से लेकर संबल तक जो कुछ हो रहा है, क्या इस पर डिस्कस नहीं होना चाहिए इस देश में? क्या एक पत्रकार होने के नाते हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए? संसद में अडानी के मुद्दे पर ठप कर दिया गया। मैं बार बार ये बात पूछ चुका हूं कांग्रेस से, सब लोगों से, कि इसी तरह से अगर अमेरिका की एक कोर्ट का जो कुछ आदेश आया, जो वहां पर आरोप पत्र दाखिल हुआ, और उस आरोप पत्र को लेकर भी कल जो है ये बात सामने आई कि उसमें अडानी का नाम नहीं है। 2 आरोप जगह जिक्र है और उसमें ये भी कहा गया, उसमें यह कहा गया कि इन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन रिश्वत किसे दी गई उसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो सवाल यह भी उठता है कि भैया मैंने रिश्वत दी, लेकिन किसको दी, किसी को नहीं दी, और उसके बाद आप आरोप तय। लेकिन अडानी का मसला जो है वो ठीक है, आपको अडानी के मसले पर आपको हंगामा करना है, सरकार को घेरना आपको अधिकार है, करना चाहिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, ये ईवीएम को लेकर जो कहानी आ जाती है, संबल को लेकर क्या ये झूठ नहीं बोला गया कि जय श्री राम बोल करके वहां पर? और कल ही फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी का कल का जो ट्वीट था उसमें उन्होंने बाकायदा एक फोटो देकर नीचे ये लिखा था जय श्री राम का नारा लगा, और उनके ट्वीट का मतलब ये था कि जय श्री राम का नारा लगा, उसके बाद संबल में हिंसा भड़की। जबकि असलियत क्या है? असलियत यह है कि जय श्री राम का नारा जो है, जब वो सर्वे करने जा रहे थे तब नहीं लगा। इसको लेकर फैक्ट चेक हो चुका है। मैं आऊंगा 1 मिनट रुकिएगा, एक ब्रेक ले रहा हूं। अजय वर्मा जी आऊंगा आपके पास भी, हाँ इस छोटे सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद मैं आता हूं और मैं कहूँगा, बताऊंगा आपको कि संसद से संबल तक किस तरह से फेक नैरेटिव, फेक न्यूज़ जो है गढ़ी जा रही हैं, और इसीलिए देश को गुमराह करने की कोशिश कौन कर रहा है समझना जरूरी है। इस ब्रेक के बाद आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी।
आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं हारे तो फिर झूठ के सहारे, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव आए उसको लेकर, महाराष्ट्र चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस ने अब से कुछ देर पहले एक बार फिर CWC में प्रस्ताव पारित किया। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि देश में जो है चुनाव एक बार फिर से बैलेट पेपर से होना चाहिए। कांग्रेस कह रही है वो आंदोलन करेगी बैलेट पेपर की वापसी के लिए। ये वही EVM है जिसको राजीव गांधी संविधान में संशोधन करके लाए थे, और राजीव गांधी इसलिए लाए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि बीजेपी 80 से ज्यादा सीटें जीत गई, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ा, इसलिए उन्होंने बैलेट पेपर को हटाकर EVM ले आए। और अब जो है EVM को राहुल गांधी हटाकर फिर से जो है बैलेट पेपर लाना चाहते हैं। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा कि विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है क्योंकि वो चुनाव हारे। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ मनीष शुक्ला जुड़े हुए हैं बीजेपी से, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनुराग वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर सुशील पांडे। मैं बाकी सब भी मेहमानों के पास जो रहेंगे उनके पास भी आऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक छोटा सा आपको मैंने कहा ना, सड़क से लेकर संसद तक जो है और संभल तक जो है किस तरह से लगातार झूठ बोले जा रहे हैं। इमरान मसूद एक नाम आपने ज़रूर सुना होगा, कांग्रेस के सांसद हैं, और कांग्रेस के वो सांसद हैं जिन्होंने एक ज़माने में कैमरे पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट दूंगा, और अब उन्होंने क्या, उनका एक छोटा सा बयान, फिर मैं आपको संभल के सच पर भी आऊं, सुनिए जरा। महंगाई घुस के मारेंगे, बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। क्या करे मुसलमान, क्या हाल कर दिया देश में हमारा। क्या हो रहा है कि घर में रहेंगे, घर से नहीं निकलेंगे। बहराइच में घर से नहीं निकले, सड़क पे नहीं आए तो घर में घुस गए, घर में घुस करके मारा, उसके बाद पूरा मार्केट जला दिया, पुलिस ने गोलियां मार दी। सर्वे पूरा हो गया, कोई बोला नहीं, चू नहीं करा, तो उसने कहा ये झगड़ा नहीं हुआ तो क्या होगा, इसके साथ आदमी भेजो। आदमी भेजे जाते हैं, आदमी जाते हैं, नारे लगाते हैं, सामने आमने सामने, जैसे ही आमने सामने आए उनको इधर किया और सामने गोली मारी, मार दिया। हो क्या रहा भाई। तो बोटी वाले इमरान संभल कह रहे थे बहराइच में घर में घुसकर मारा। बहराइच में कौन मरा था ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक हिंदू लड़के को मारा गया था, कोई अल्पसंख्यक नहीं था, और वो किसी के घर में घुसा, उसने झंडा लगा लिया, उसके छाती में, उसके शरीर में जो है 36 छर्रे ठोक दिए गए थे घर में खींच करके, और कह रहे हैं कि घर में घुसकर। और जहाँ तक संभल की बात है, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि संभल में अभी तक जो जांच हुई है उसमें पुलिस की गोली से एक व्यक्ति भी नहीं मरा है, तमंचे की गोलियों से मरे हैं, और तमंचा चलाते हुए CCTV फुटेज है। अजय वर्मा जी। अशोक जी, आप संभल में शायद SSP के साथ थे, वहां मुझे फोटो दिख रहा है आपका। CCTV देखे मैंने, पता नहीं आपने देखे नहीं होंगे CCTV। अरे जरा एजेंडा मत चलाया करिए, प्रवक्ता तो बीजेपी के प्रवक्ता मत बुलाया करो, आप सुपर प्रवक्ता, सुपर कोप हो बीजेपी। ये सरकार का एजेंडा बदल के कभी देश की जनता और इसके जो GDP की ग्रोथ पिछली 3 तिमाही से घट के 5.1 रह गई, इस पे भी चर्चा कर लिया करो। 5.14 GDP की ग्रोथ तीसरी तिमाही में भी घटी है। भारत हैप्पी, वर्ल्ड हैप्पी। भारत की GDP इस वक्त दुनिया में सबसे तेज गति से चल रही है। अगर आप पढ़े, आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, जिस दिन GDP पे डिबेट करूंगा उस दिन आप कहेंगे महंगाई पे नहीं करते, महंगाई पे करूंगा तो आप कहेंगे बेरोजगारी पे नहीं करते, बेरोजगारी पे करूंगा तो कहेंगे किसानों पे नहीं करते, किसानों पे करूंगा तो कहेंगे संभल पे नहीं करते। मतलब गजब है आप लोगों का। ये भाजपा के घोषित प्रवक्ता की झूठ सुनिए, आप समझिए जैसे लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, गुमराह करते हैं, भाजपा की CD लाते, एजेंडा चलाते, और हम इनको एक्सपोज करते हैं इन्हीं के चैनल पर। हम इसलिए आते हैं कि इनके झूठ को और भाजपा के प्रोपोगंडे को और उसकी क्रोनोलॉजी को हम एक्सपोज करते हैं। ये लोग 2 मित्रों 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आएगा, अमीर गरीब हो जाएगा, चप्पल वाला भी जहाज में जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। गरीब और गरीब हो गया, चप्पल वाले की चप्पल छिन गई, 15 लाख उसके और छिन गए, 2 करोड़ नौकरी छिन और गई। तो मेरे भाई अशोक जी,
आप ठीक है भाई, सरकार का चैनल है, अच्छी बात है, और देश को पता है कि आप भी सुपर कोप प्रवक्ता है भाजपा के। एजेंडा और क्रोनोलॉजी सीडी जो वो जोशी जी लिख के भेज देते हैं वही चलाते हैं आप। अशोक जी, मैं यहाँ पे एक बात टोकना चाहूंगा। अजय वर्मा जी की बात का मैं खंडन करता हूँ, लेकिन आप समझदार नहीं अगर उनके हिसाब की बात नहीं हो रही है तो अजय जी पत्रकारों की निष्पक्षता पे सवाल मत उठाया करिए। आपको इसको ये अधिकार, माफ कीजिएगा, किसी ने नहीं दिया। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप पत्रकार को एजेंडा या किसी पार्टी का प्रवक्ता बना देंगे। अनुराग जी, आप पत्रकार हैं, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं। अगर अपनी बात का जवाब नहीं है तो और 20 साल से हम आपको देख रहे हैं, 10 साल से आप पत्रकार हैं, कलम के सिपाही हैं, लिखते हैं, कलम के सिपाही हैं, लेकिन आप उनको, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि वो एजेंडा चला रहे हैं। अगर आपकी बात कही जाए, अगर ये कह दिया जाए कि जी ईवीएम हटा के बैलेट पेपर लाया जाए, हवाई जहाज हटा के बैलगाड़ी लाई जाए, ट्रेन हटा के कुछ और छोटी चीज ले आई जाए, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपके एजेंडे की बात हो जाएगी। अगर विकास की बात करी जाए, अगर जो है पत्रकार आपसे सवाल पूछ ले तो आपको बुरा लग जाएगा। दिक्कत पता क्या है? अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी सुनिए, अजय वर्मा जी शांति से सुनिए, अजय वर्मा जी शांति से सुनिए, अजय वर्मा जी शांति से सुनिए। मैंने कटियार जी आ रहा हूं, अखिलेश कटियार जी, 1 मिनट आ रहा हूं। अजय वर्मा जी सुनिए, मैंने आपको बिल्कुल रोका नहीं था। ये अनुराग जी को खराब लगा, उन्होंने रोका। मेरे ऊपर आप जितने मर्जी बौछार करिए, आपको खुशी मिलती है। मुझे बार बार सुपर प्रवक्ता कह के, ये कह के, वो कह के, मैं वहां नहीं, आपको मेरे ऊपर निजी हमले करके खुशी मिलती है। मैं आपकी खुशी में खुश हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए महाराज। सुनिए ना, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने 2 बार आपके पास आया, 2 बार आपके पास आया, दोनों बार मैंने आपसे जो सवाल पूछे, आपने उन सवालों का जवाब एक बार भी नहीं दिया। बदलते हैं, बदलते रहिए। सवाल का जवाब देंगे अब? वैसा ही सवाल का जवाब देंगे अब आप? आईना बदलते हैं, सवाल का जवाब देंगे आप? मैंने पूछा कि संबल को लेकर के बहराइच में कौन मारा था, बता दीजिए। बहराइच में किसके घर में घुस के कौन मारा था? 2 का चैनल है, 4+2 का चैनल है, और फिर डीडी न्यूज 5वां, तो 5+2 का चैनल हो गया। इसलिए सबको पता है, अगर संबल में नहीं मरा, अंधभक्त मत बनो, हो सकता है अगली गोली चले तो नवीन मर जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं भैया, क्योंकि अंधभक्त बनने से किसी बड़े नेता का बच्चा देखा है आंदोलन में, गोली किसने चलाई? बड़े नेता का बच्चा देखा है आंदोलन में, गोली किसने चलाई? किसी बड़े नेता का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ना ओवैसी जी का बच्चा था, ना मौलाना नदवी का बच्चा था, ना किसी और मौलाना का बच्चा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़े नेता का बच्चा नहीं मरा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं मैं। इसके प्रोपोगंडे को चलाकर देश में मत सोशल फैब्रिक। बहराइच में कौन मारा था सर? अजय जी, बहराइच में कौन मारा था? जब सोशल फैब्रिक अजय जी, बहराइच में कौन मारा था? तो लोग ये कहते हैं कि अशोक श्रीवास्तव भी उसमें संलिप्त रूप से प्राथमिकता में पाए जाएंगे। आपका नाम बचाने वालों में नहीं होगा, आपका नाम सोशल फैब्रिक खत्म करने वालों में होगा। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा सर। और मुझे तो आप छोड़िए ना, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। मैं आप अपने मन की बात कह लीजिए, आप अपने मन की बात कह लीजिए, और मन की बात से तसल्ली ना मिले तो तेलंगाना की पुलिस भेज दीजिए मेरे घर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो कहना मैं कहने नहीं, मुझे जो कहना कहता रहूंगा। रुकिए, अब हो गया। मैंने दो बार आपको मौका दिया, दोनों बार मैंने आपसे सवाल पूछे, मैंने दोनों बार आपसे सवाल पूछे, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। अखिलेश कटियार जी बोलिए। जी, अशोक जी, गुमराह करने का जो आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया, तो इस देश का बच्चा जानता है डॉलर के मुकाबले रुपया की स्थिति क्या है, और उस पर प्रधानमंत्री जी का बयान क्या था। और दूसरी बात, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा रोजगार को लेके, तो डीओपीटी के आंकड़े आपके पास ना हो ये मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता से उतनी मजबूती से सवाल नहीं किए जा सकते, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी कटियार जी, सवाल तो आपसे भी नहीं किए जा सकते। आपसे कोई भी सवाल किया जाता है, आप कुछ का कुछ जवाब देने लगते हो। सवाल आपसे भी नहीं हो सकता। नहीं, मुझे लगता है कि आपसे भी नहीं हो सकता, तो उनको कर लेने दे। मनीष जी, कभी आप करना तो आपके साथ बैठ लेंगे। नहीं कटियार जी, आपने क्या अखिलेश यादव जी की ट्वीट का जवाब दिया? लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि देश में गुमराह करने का आरोप, अच्छा गुमराह क्या अखिलेश यादव की ट्वीट नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने ही देश को गुमराह किया है।
अखिलेश कटियार जी सुनिए, अखिलेश कटियार जी सुनिए, आप अजय वर्मा, आप जैसे 50 लोग मेरे खिलाफ कुछ मर्जी बोलते रहिए कि मेरी नौकरी मैंने अगर बोल दिया ना, सुनिए अजय वर्मा, अगर मैंने बोल दिया अजय वर्मा जी, तो आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मेरी नौकरी पे इतने साल में एक बार खतरा आया था, और वो खतरा तब आया था जब नरेंद्र मोदी के विपक्ष के नेता रहते, मैंने इंटरव्यू ले लिया था, और तब कांग्रेस सरकार ने मुझे यहां से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा। वो तो शुक्र हुई है 2014 का चुनाव पब्लिक ने आपको उठा के फेंक दिया, इसलिए नहीं तो मैं आज आप लोग मुझे 2014 में ही मेरी नौकरी खा जाते। और सुनेंगे, नौकरी को लेकर मुझे मत बोलिए, मुझे धमकी मत दीजिए। सुनिए, मैं आपकी कृपा से नौकरी नहीं करता हूं अजय वर्मा जी और अखिलेश कटियार जी, मैं आप लोगों की कृपा से नौकरी नहीं करता हूं, समझे ना? आप लोग अपनी मेहनत से करता हूं, आप लोगों की कृपा पात्र नहीं हूं मैं, बेइज्जत कर रहे हो आप लोगों की कृपा ना मैंने सुनिए, एक मिनट, इनकी आवाज नीचे करिए, अब मेरा वक्त है, अब इनकी आवाज नीचे करिए ना, आवाज नीचे करिए ना। मैंने कांग्रेस के कृपा पात्रों से पैसा लिया है ना, मैंने उत्तर प्रदेश में रहते हुए मुलायम सिंह यादव से जमीन का एक भी टुकड़ा लिया है। खुल के कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, मैं आप लोगों के टुकड़ों पे नहीं पल रहा हूं, मैं जो धमकी देने आते हैं यहां पर, ये धमकी अपनी जेब में रखिए। नौकरी अपनी मेहनत से करता हूं, ईमानदारी से करता हूं अजय वर्मा जी, कांग्रेस के टुकड़ों पे नहीं पल रहा हूं, बीजेपी के टुकड़ों पे नहीं पल रहा हूं, समाजवादी पार्टी के टुकड़ों पे नहीं पल रहा हूं। खबरदार अगली बार इस तरह की बात करी तो। और अजय वर्मा जी एक चीज और जान लीजिए, बदतमीजी की हद होती है आप लोगों की, बदतमीजी। मैं सह रहा हूं इतनी देर से, एक सवाल का जवाब आप लोगों से देते नहीं बनता, प्रवक्ता बनते हो आप लोग, एक सवाल का जवाब देने नहीं बनता, चू 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 चू। आप जैसे लोग मैं 36 रोज ठीक करता हूं, तमीज से बैठ रहा हूं तो अगली बार मेरी डिबेट में बैठिएगा। डॉक्टर सुशील पांडे के अलावा कोई आवाज नहीं आएगी। और अखिलेश कटियार जी, अगर मैंने निजी हमले करने शुरू कर दिए तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों की जड़ें खोद खोद के ले आऊंगा मैं। और अभी तो एक सार्वजनिक ट्वीट लेकर आया था अखिलेश यादव का, आपसे जवाब देते नहीं बना। अगर आप लोगों की मैं जड़ें खोद के लाने शुरू करूं, निजी हमले करने शुरू कर दूं, आप लोगों की संपत्तियों की रोज चर्चा करनी शुरू कर दूं, आप लोगों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अभी एक सोशल मीडिया पर एक क्लिप है, अखिलेश यादव जी से किसी ने पूछ लिया था कि उनकी निजी संपत्ति कैसे बढ़ गई, बौखला गए थे। निजी हमले करने मत आया करिए, सवाल का जवाब हो तो ही दीजिए, हिम्मत हो तो दीजिए। सुशील पांडे जी अशोक जी। सुशील पांडे, ये गुमराह कौन कर रहा है? ये एक गुमराह कौन कर रहा है? पूरी डिबेट आपने देखी, आप उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं, मैं पूरे देश के संदर्भ में, कौन गुमराह कर रहा है? देखिए अशोक जी, पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में जिस प्रकार से आर्थिक सामाजिक पुनर्निर्माण हो रहा है और हमारा देश औपनिवेशिक मानसिकता को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ रहा है, तो इसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारे देश में और हमारे देश के बाहर ऐसे ढेर सारे विघटनकारी तत्व लगातार प्रयास कर रहे हैं हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता लाने के लिए, समाज में संकट पैदा करने के लिए। और देखिए अशोक जी, अभी मुझे बड़ा दुख हुआ कि टीवी चैनलों पर ऐसी डिबेट जहां पर आप बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन कोई तथ्य और कोई तर्क की बात नहीं हो रही है। यही बात संसद में भी दिख रही है लगातार। आखिर विपक्ष ऐसे तथ्य और तर्क से क्यों भाग रहा है? देखिए 2004 में जब ईवीएम से चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई और लालकृष्ण आडवाणी जी ने पूरी विनम्रता से अपनी पराजय स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हम फिर से जनता के बीच जाएंगे और हम हमेशा रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस सरकार के रहते हुए ही 2014 का चुनाव हुआ जिसमें मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला पूरे देश में। तब तक तो ईवीएम ठीक थी, सारी चीजें ठीक थी, लेकिन जैसे ही एक रचनात्मक कार्यक्रम चलने लगा इस देश में और हमारी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था हमारी बदलने लगी, अशोक जी एक कोई प्रवक्ता प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। पिछले 10 वर्षों में कितनी राज्य सरकारें बर्खास्त हुई हैं, क्या कोई प्रवक्ता बता पाएगा क्या? बहुत ज्यादा, कई जगह बड़ी राजनीतिक परिस्थितियां बहुत जटिल हो गई, उसके बावजूद भी कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। अशोक जी, संविधान बदल रहा है। आज जिस प्रकार से समाज का कमजोर वर्ग आज देश की मुख्य धारा में शामिल हो रहा है, वह अपने आप में पूरी दुनिया के लिए देखने का महत्वपूर्ण विषय है। जिस प्रकार भारत के बाहर आज हमारी स्वीकार्यता बढ़ रही है, हमारा कद बढ़ रहा है हमारे देश का, यह पूरे दुनिया के लिए अनुकरणीय है। तो इस तरह से झूठ फैला करके कि संविधान बदला जा रहा है,
अशोक जी, संविधान तो बदला ही जाता है। संविधान का पूरा जो नैरेटिव था वो हमने देखा कि उसको लेकर पूरा एक बनाया गया, लेकिन उसमें बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान थे जिसके कारण ये नैरेटिव जो है सफल भी हुआ। लेकिन अब जो है दोबारा संविधान को लेकर के जो डिबेट हो रही है उसमें मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक और ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मैं 30-30 सेकंड दूंगा। अगर आपको सवालों पर जवाब देना हो तो जरूर दीजिए। मुझ पर निजी हमले करने हैं, आपको उसमें खुशी मिलती है तो आपकी खुशी में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आता हूं ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC, हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। The Institute of Chartered Accountants of India का फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी डायरेक्टोरेट देश को वित्तीय साक्षर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये बचत, निवेश, वित्तीय योजना और धोखाधड़ी से सुरक्षा जैसे जटिल विषयों को सरल बनाकर इसे 12 क्षेत्रीय भाषाओं में हर वर्ग और उम्र के लोगों तक पहुंचा रहा है, क्योंकि हमारा मानना है हर जन हर मन हो वित्तीय ज्ञान से संपन्न। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चले 2 टूक आप देख रहे हैं। जल्दी से अखिलेश कटियार जी, आखिरी आपके 30 सेकंड। मैं जानना चाह रहा हूं क्या EVM को हटाने और बैलेट को लाने के लिए कांग्रेस कह रही है आंदोलन होगा, क्या आप उस आंदोलन के साथ हैं? अशोक जी, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जब हम देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता के आशीर्वाद से बने तब भी हमने यही कहा कि अगर इस देश की जनता का भरोसा इस प्रणाली पे नहीं है तो हम चाहते हैं कि इस प्रणाली को बदल दिया जाए। अगर इस पे आंदोलन कांग्रेस करती है तो मुझे लगता है कि यह सही काम होगा। ठीक है, तो आप इस आंदोलन के साथ। अनुराग वर्मा, अब जो संकेत मिल रहे हैं EVM को हटाने और बैलेट को लाने के लिए देश में आंदोलन होगा, क्या ये गुमराह करना ये फैक्चुअल चीज है? क्योंकि कह रहे हैं कि भाई देश की जनता को भरोसा नहीं है। देखिए, एक चीज ये है कि इसमें इन लोगों के पास अब कुछ कहने को बचता नहीं है। जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को जनता ने पिछले 10 सालों से नकारा है, जितने भी वो दल जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे वो हाशिए पर आ गए हैं। तो अब आप क्या कह के जनता को फेस करेंगे, क्या कह के अपने आप को बचाएंगे? तो ये सिर्फ EVM के बाद बैलेट पेपर पे चले जाएंगे, फिर कहेंगे बैलेट पेपर से भी बेईमानी हो रही है, हम कुछ एक तीसरा सिस्टम लाएंगे। अशोक जी, हम लोगों ने उस समय को देखा हुआ है जब बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे और बहुत सारे क्षेत्रीय दल की सारी राजनीति बैलेट पेपर में बेईमानी के दम पे, बैलेट पेपर को लूटने में लगती थी, वो सत्ता में आते थे। और जिस दिन से बैलेट पेपर हटा के वो EVM मशीनें आई थी, मेरे ख्याल से बिहार और उत्तर प्रदेश के जितने क्षेत्रीय दल थे सबके हाथ पांव फूल गए थे। शायद इन्हें याद नहीं है आज। नहीं, हमें याद है, बिल्कुल आपने अच्छा याद दिलाया। जब हम लोग ने पत्रकारिता शुरू की थी उस वक्त हमारी शुरू की स्टोरी यही होती थी और हम बिहार में और उत्तर प्रदेश में जाके इस तरह से होते थे, कैसे बैलेट पेपर लूटे जाते थे, बूथ कैसे लूटे जाते थे। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के अनुराग आपको याद होगा शायद, अनुराग और हम एक ही
टेलीविजन चैनल में काम करते थे और उस समय जो है अतीक अहमद के घर के बाहर हथियारों का जखीरा था और चुनावों की तैयारी थी, कैसे चुनाव को लूटना है और कैसे बूथ को लूटना है। उस समय ईवीएम इस तरह से लूटे जाते थे। हमने ये सब पत्रकारिता हमने अपनी आंखों से की है। मतलब आज 25-30 साल बाद किसी को याद नहीं है, इसलिए ये बातें की जा रही हैं। लेकिन बहुत सारे क्षेत्रीय दलों की राजनीति एग्जैक्टली वो बॉक्स लूट के चली है। बिल्कुल। मनीष जी, आपका आखिरी कमेंट। अब तो आंदोलन होगा, अब गुमराह छोड़िए, अब तो आंदोलन का समय है, विपक्ष ने कह दिया। देखिए, जब से गरीब माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है और बनने के बाद जहां देश के अंदर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाया गया है जी, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, जहां तमाम उन सेक्टर्स पे काम हुआ है जो पेंडिंग थे, वहीं पूरे विश्व में भारत की हनक और धमक कायम हुई है। बड़े बड़े विषयों पर भारत की तरफ विश्व के बड़े बड़े देश देखते हैं। उससे आज देश के विपक्ष को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो तमाम इस प्रकार के निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष को रास्ता नहीं सूझ रहा है। अब ये मुझे लगता है अगर आंदोलन होगा, और आंदोलन करने में कोई हर्ज नहीं है जब तक ये शांतिपूर्ण आंदोलन हो, संवैधानिक दायरों में हो। आपको आंदोलन करने का हक है, आपको सुप्रीम कोर्ट में देश की अदालतों में जाने का हक है, लेकिन कम से कम मुझे लगता है झूठ से बचना चाहिए, झूठे नैरेटिव से बचना चाहिए, देश की जनता को गुमराह करने से बचना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे बढ़िया है।